हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है बच्चों, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों एमपी बोर्ड से यदि आप लोग हैं तो एमपी बोर्ड से यह टॉपिक हट गया है ना। न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ये हट गया है, लेकिन आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, ज्यादा समय लगता नहीं है। प्रतिरोध के बारे में आपको पता है, ओम का नियम आपसे बन नहीं रहा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे सीजी बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, इनके में से ये सिलेबस नहीं हटा है, तो भाई हमें इन सिलेबस को कराना पड़ता है, जो नहीं हटा है फिर भी। इसलिए पहले बता देता हूं कि यदि आप यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, तो ये टॉपिक आपका हट गया है। चलिए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टफ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट का काम है। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ा जाता है बच्चों। जैसे हमारे पास पहला प्रतिरोध R1 है, इसके दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और यही क्रम चलता है। जैसे दूसरा प्रतिरोध है, इसके दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और फिर हमारा जो पहला प्रतिरोध, इसका पहला सिरा, और जो अंतिम प्रतिरोध होगा इसका अंतिम सिरा एक विद्युत परिपथ के साथ जोड़ देते हैं। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है कि इस संयोजन में सबसे पहले प्रतिरोध को, ये जो पहला प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में इसे जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है और फिर विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इनके सिरों के बीच क्या लगाते हैं, विभवांतर। क्या लगाते हैं बच्चों, विभवांतर, यानी वोल्टेज। तब इसमें क्या है, धारा बहती है। विभवांतर है क्या, धक्का लगाना। विभवांतर का मतलब होता है धक्का लगाना, और जैसे ही धक्का लगाया इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन जब बहता है बच्चों तो धारा बहने लग जाती है। ठीक है, ये दो चीज प्रोवाइड करता है, एक उच्च विभव, एक निम्न विभव। एक उच्च विभव, एक निम्न विभव। यहाँ पे आपका प्लस आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश की ज्यादा संख्या है, यहाँ पर प्लस आवेश की कमी है। तो जैसे इनके सिरों पर यहाँ पर अधिक विभव, यहाँ पे कम विभव, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर प्लस चार्ज जाने लगता है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बहने लग जाती है। परिपथ में तो यही काम है। तो हम मान के चलेंगे भाई, अब देखिएगा, ये आपका प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध है। इनके सिरों के भी जैसे इनके यहां पर तो पहले समान विभवांतर होगा, परिणामी विभवांतर, ये जो सेल का परिणामी विभवांतर वो V है। परिणामी विभवांतर की बात करता हूं, V है, ये तो क्लियर है। लेकिन भाई साहब इनके अंदर की बात करें, अंदर का जो विभवांतर है वो अलग अलग हो सकता है। टोटल सिरों के बीच विभवांतर भी है, यानी A और B जो आपके दो बिंदु हैं, इन सिरों के बीच विभवांतर भी है, लेकिन चालक तार का अलग अलग विभवांतर हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं R1 प्रतिरोध का विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोध का विभवांतर V2 है और R3 प्रतिरोध का विभवांतर V3 है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तरीका आपको पता हो गया कि श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार से करते हैं बच्चों। जितने भी प्रतिरोध होते हैं उसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। फिर जैसे दूसरा प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, चौथा भी जुड़ा है तो तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, और ऐसे ही क्रम से जोड़ते हैं और फिर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम एक परिपथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, परिपथ में जैसे कुंजी ऑन करेंगे, वोल्टेज यहाँ पर विभवांतर दोनों सिरों पर लगेगा, A और B पे विभवांतर होगा, फलस्वरूप इसमें धारा बहने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन बहता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं कि R1 का जो विभवांतर है, R1 का जो विभवांतर है बच्चों वो आपका कितना होगा, V1 है। R2 का जो विभवांतर है वो आपका कितना है, V2 है। और R3 का जो विभवांतर है बच्चों वो आपका V3 है, वो आपका क्या है, V3 है। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि भाई साहब यहाँ पे जो है धारा का मान समान होगा। धारा का मान कैसे समान होता है, जैसे नदी में पानी बह रहा होता बच्चों, आप कहीं भी नहाओ हर जगह बराबर होगा। ऐसे ही यदि धारा का मान यहाँ पे जा रहा है तो धारा का मान हर जगह समान होगा। नदी में पानी बहता है, आप कहीं भी नहाओगे समान, इसी प्रकार से धारा बह रही है तो धारा का मान बच्चों R1, R2, R3 सभी में समान होगा। तो ओम के नियम से लगाएंगे, तो ओम का नियम आपने पढ़ा है भाई, ओम का नियम आपने पढ़ा है ना कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो हम यदि V11 के लिए करेंगे तो IR1, यदि V2 के लिए करेंगे बच्चों तो IR2,
यदि V3 के लिए करेंगे तो IR3, ये होगा कि नहीं होगा? यानी उनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, ये प्रतिरोध है, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, तो परिणामी विभवांतर क्या होगा? यानी A और B जो हमारा है इनके बीच तुल्य विभवांतर भी है, लेकिन इनके बीच 3 विभवांतर है तो तीनों के योग के बराबर होगा, यही तो होता है। ठीक है, तीनों के योग के बराबर है, तो V बराबर आपका IR हो जाएगा, इसका IR1 हो जाएगा, इसका IR2 हो जाएगा, इसका IR3 हो जाएगा। IR रहने दो, I कॉमन ले लो बच्चों, कितना बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है बच्चों, वो कितने मान के बराबर होगा? तो जितना भी प्रतिरोध जोड़े हैं उनके योगफल के बराबर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है, बस सिंपल है। 5 मिनट का तो मैंने बोला ही था। हमने कहा भाई माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 प्रदर्शित किए गए हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन में सेल E जोड़ने पर I धारा प्रवाहित होती है, और जब I धारा प्रवाहित होती है बच्चों तो उनके सिरों के बीच विभवांतर यानी जो आपका प्रतिरोध है उनमें विभवांतर V1 V2 V3 हो जाता है। फिर आपने ओम का नियम पढ़ लिया कि V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब A और B के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोधों का विभवांतर अलग अलग है लेकिन उनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, तो परिणामी विभवांतर कितना होगा? तीनों के योगफल के बराबर होगा। V1 का मान IR1 ओम के नियम से, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3 ओम के नियम से बच्चों। ठीक है, वैल्यू पुट किया हमने, I1 कॉमन ले लिया। अब यदि हम आपसे कहते हैं कि तुल्य प्रतिरोध RS है तो V बराबर IRS हो जाएगा, तो V की जगह IRS करेंगे, I कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म कहानी पूरा का पूरा, I से I कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो टोटल प्रतिरोध है, ये S का मतलब क्या है? S क्यों लिखे सर? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बोला गया है। S लिखने का कारण है सीरीज कॉम्बिनेशन है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है, बस सिंपल है। और यदि यही बहुत सारे ऐसे ही कई सारे जुड़े हुए हैं, अभी तो हमने 3 के लिए बात किया, नंबर ऑफ n है, बहुत सारे हैं, तो फिर जितना भी परिणामी जो प्रतिरोध होगा, जितने भी प्रतिरोध होंगे उनके योगफल के तुल्य होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते होगे तो आप लोग ले लेना, बिल्कुल समय दूंगा। बाकी एमपी बोर्ड वाले बच्चे इस टॉपिक को ना पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यार थोड़ा सा 5 मिनट का समय है तो क्यों ना आप लोग भी अपना नॉलेज बढ़ा लो, आगे चलकर आपको काम आने ही वाला है। ये चीज आप 10th क्लास में ही पढ़े थे, इसलिए इसको हटा दिया गया है 12th क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे टॉपिक हटाया जाता है जो बिल्कुल ईजी होता है, तो वैसे भी हर बच्चा होशियार है। बाकी जिसको नोट्स लेना है तो मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूँ हमेशा, 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, 9685299149। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।